आज मैं आप लोगों के सामने काफ़ी देर के बाद आई हूँ, तो आज की जो मेरी वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशली कश्मीर प्रोविंस की। क्यों? क्योंकि वहाँ के बच्चों के होने वाले हैं एग्ज़ाम शुरू। ठीक है? आज के मैं इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ उन बच्चों के लिए 10th के जो लोग वीक हैं मैथ्स में, और ये मेरी वीडियो उनको हेल्प करेगी उनका पेपर प्रिपेयर करवाने में। मैंने हर एक चैप्टर के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करवाने हैं, और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बेसिस पे आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 65 अबव मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये मैं बोल रही हूँ। मैंने वो क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट करे हैं इस वीडियो में जो मैक्सिमम लास्ट कुछ ईयर से रिपीट होते आ रहे हैं और जो स्कोरिंग भी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूंगी आज की वीडियो में कि किस तरीके से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है और कैसे वो सब्जेक्ट जो होता है मैथ्स का वो स्कोरिंग बनाना है आपने। देखो, मैथ्स का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप लोग अगर पूरा करके आओगे तो ही सिर्फ स्कोरिंग नहीं होता। अगर आप लोगों को जो नहीं आता है उसमें से भी कुछ ऐसा लिखोगे जो मतलब क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अगर आपने डायग्राम वहां पे बना दी या फिर आपने गिवन लिख लिया, ट्रू प्रूफ लिख लिया, तो वो भी स्कोरिंग होता है। तो स्कोरिंग बनाइए अपने पेपर को, अपने पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी रखिए। ओके, खैर मैं उस बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी ये चैप्टर के साथ साथ में। आज जो है सबसे पहले मैं आपको मार्क्स बताने वाली हूँ कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आपको आएगा और कौन सा चैप्टर जो है उसमें मल्टीपल चॉइसेस ज्यादा आ सकते हैं, किस चैप्टर में से कम आ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला है रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फिर उसके बाद है आपका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंस और इंट्रोडक्शन ये आ जाएगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, क्लियर? ये एप्लीकेशन वाला चैप्टर हो जाएगा आपका। एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सर्कल, ये दोनों चैप्टर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। देखिए, हमारे रियल नंबर्स में से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इस चैप्टर में आप लोगों को मैक्सिमम आपको 1 मार्क्स का तो आपका आ जाएगा मल्टीपल चॉइस, बाकी 1 या 2 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आएगा आपका 4 मार्क्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में से 6 मार्क्स का आएगा। इसमें याद है आपको मैंने 3 वो करवाए थे। अगर आप लोग मेरी वीडियो को यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइब करा हुआ है या फॉलो करते हो, तो आपको याद होगा कि मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लास्ट इसका वीडियो जो बनाया था यही चैप्टर कंप्लीट किया था। और इस चैप्टर में मैंने 3 मेथड्स के बारे में बताया था। तो उन 3 मेथड्स के बारे में चाहे एक एक क्वेश्चन लेके चाहे 2 क्वेश्चन लेके बोर्ड वाले क्या करते हैं, इस चैप्टर का पूरा कवर कर लेते हैं। तो ये 6 नंबर का आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमने 2 फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक फैक्टराइजेशन। तो उन्हीं दोनों को डिस्कस करके वो आधा मल्टीपल चॉइसेस में डालेंगे, आधे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस में डालेंगे। 6 मार्क्स का वो आ जाएगा। एपी 4 मार्क्स का आएगा आपको, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। चैप्टर 6 है आपका ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी 7th जो है आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो 6 नंबर का आना है। ट्राइंगल्स आपका 8 मार्क्स का आएगा। ट्राइंगल्स में आपकी कम से कम भी 10 आपकी थ्योरम्स हैं, लेकिन उसमें से जो मैक्सिमम करने वाली जो रिपीट हुई हैं पीछे कितने सालों से, और जो करने वाली वीडियोस हैं सॉरी थ्योरम्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है आपकी 4 ही। अगर देखी जाए कौन कौन सी आ जाएगी, एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगी और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। ये 4 थ्योरम्स अगर आप कर लोगे ट्राइंगल्स में तो भी आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, सर्कल में आपका 6 नंबर का आएगा, और इसी के साथ जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल था उसमें से 3 नंबर का, यानी टोटल जो सर्कल का उन्होंने टॉपिक कवर करा है उसको 9 मार्क्स दिए। ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 8 मार्क्स की और एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क्स की, यानी ये दोनों मिला के कितने मार्क्स का आ रहा है, 12 मार्क्स का आपका ट्रिग्नोमेट्री में से आ रहा है। ठीक है, 12 मार्क्स का किस में से आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में से आ रहा है। उसी के साथ एरिया रिलेटेड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 7 मार्क्स का, जिसमें क्या है आपके सरफेस एरिया के बारे में पूछ रहा है, सिलेंडर का, क्यूब का और क्यूबाइड का। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स में से 7 मार्क्स का और प्रोबेबिलिटी में से 4 मार्क्स का। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ तो अभी जो ये आपके बड़े क्रूशियल दिन जा रहे हैं, क्योंकि पेपर आ गए हैं आप लोगों के, और आपको अगर पूरा सिलेबस नहीं हो पा रहा है तो इनमें से ये क्वेश्चंस करके जाओगे ना, आई एम श्योर कि आपके 65 अबव मार्क्स आ जाएंगे मैथ्स में। ठीक है,
तो आप लोगों ने क्या करना है, पेपर कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि इन्विजिलेटर को मतलब कोई दिक्कत ना हो आपको मार्क्स देने में। क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को अगर ज्योमेट्री का पोर्शन बिल्कुल नहीं आता, वो बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं करते उसको। क्वेश्चन पढ़ो, उसकी डायग्राम बोली हुई है उसने बनाने के लिए, डायग्राम बनाओ और उसको अच्छे से देख के गिवन लिख दो, टू प्रूफ लिख दो, तो आपके लिए काफी स्कोरिंग हो जाएगा वो क्वेश्चन। ज्यादा नहीं तो 1.5 मार्क्स तो आप उसमें से स्कोर कर ही लोगे आउट ऑफ 3 या 5। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है इसका ध्यान रखना है, क्वेश्चन सही हो ये आप लोगों ने इसमें अर्थमेटिक में ध्यान रखना है आपको। ये सब कुछ चीजें मैं डिस्कस करते जाऊंगी इस वीडियो के चलते चलते। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1 रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर्स में क्या है, पहले तो वो फॉर्मूला एचसीएफ और एलसीएम का, फिर वेरिफिकेशन है उसकी, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इस टॉपिक को लेके एग्जामिनर क्या करेगा, या तो आपको मल्टीपल चॉइस डालेगा या तो दो दो नंबर के कोई क्वेश्चंस डाल देगा। तो ये सारा अगर आपको इस फॉर्मूले पे होल्ड है ना, अगर आपको इस फॉर्मूले का पता है तो आप क्वेश्चन भी मजे से निकाल पाओगे और मजे से आपके मल्टीपल चॉइसेस भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है ज्यादा बार जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है पार्ट, वो है ये वाला 5, 10 एंड 92। ठीक, इसमें क्या करना है, इन दोनों के एलसीएम्स निकालने हैं और उसके बाद वेरिफिकेशन करनी है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 इज 9। अगर एचसीएफ आपको दो नंबर्स का 9 दिया हुआ है, आपने एलसीएम निकालना है, तो किसके थ्रू निकालेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। आपने एचसीएफ की जगह 9 लिखना और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जगह 306 इंटू 657 लिखोगे। ठीक है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को इसके साथ डिवाइड करोगे, आपका मजे से एलसीएम निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें आपने 6 के फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जो मतलब उसने पूछा है कि 6 के फैक्टर्स में से कोई ऐसा डिजिट आता है, ऐसा फैक्टर आता है जो एंड होता हो 0 के साथ। ठीक है, तो सिंपल इसका ये 2 या 3 लाइनों का स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा वहां पेपर में। ठीक है, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes minutes for the same. Suppose they start 12 minutes आ जाएगा यहाँ पे, Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time, go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? आपका रवि वाला क्वेश्चन, आपने एलसीएम करना है 18 और 12 का, और एलसीएम करके जो एलसीएम आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है कंपोजिट। देखो यहाँ से 13 कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे, हमारा जो नंबर आएगा उसको हमने कंपोजिट बनाना है। ये भी 2 या 3 लाइनों का क्वेश्चन है, ये भी आपको आ सकता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये लो, ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ना रियल नंबर्स में, ये मैक्सिमम पिछले कितने सालों से रिपीट होते आ रहे हैं, और आई एम श्योर कि इस वाले पेपर में भी इसमें से कोई ना क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो उसको अच्छे से देखिएगा। ये चैप्टर 1 के थे। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में 2 एक्सरसाइजेस हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। एग्जांपल्स हैं करने वाली है आपकी, एग्जांपल्स में टी स्क्वायर माइनस 15 एक आ जाती है। ठीक है, 4u का स्क्वायर प्लस 18 8u, ये आ जाएगा आप लोगों को पार्ट। ठीक, आपका फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 2.1, उसमें आपका क्या है, ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ जीरोस निकाले हैं, जो आज तक कभी नहीं आया उसमें से क्वेश्चन। सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसमें से आपने क्या करना है, उसका वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट, उसके कोफिशिएंट के साथ। जैसे मेरा मैं क्या लिख रही हूँ, 4u का स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जीरोस निकालने तो 4u को कॉमन लूंगी, u प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2u, पहले मैं 4u को इसके साथ कंपेयर करूंगी, 4u इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू 0 बाय 4, तो u इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसी तरह u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। मेरे दोनों u की दो वैल्यूज आ गई। फिर उसको वेरीफाई कैसे करूंगी, सम ऑफ 0 क्या फॉर्मूला आता है, माइनस b बाय a। हमने यहाँ से b बाय a निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ 0 c बाय a, यानी इन दोनों को इसके साथ कंपेयर करूंगी। आपको अभी तक अच्छे से आ गया होगा, ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, और ये तो हर बच्चे ने किए होते हैं। ठीक, उसी तरह से सेकंड पार्ट है आपका, क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे 15, स्क्वायर का यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट,
तो t का जो आ जाएगी वो -√15 और +√15 की वैल्यू आ जाएगी। दो जीरोस निकल गए और उसको कंपेयर करना है -b/a से और c/a से। अब -b/a c/a का क्या इशू है, देखो हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये आ जाएगी। मुझे पता है कि a वाली टर्म कौन सी होती है, x² जिसका हो, ठीक है। b क्या होती है, जिसका x वेरिएबल हो सिंपल यानी लीनियर में हो, और c वाला जो कांस्टेंट टर्म होती है। अब यहाँ पे अगर मैं टी स्क्वायर -15 को कंपेयर करूं इस जनरल फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यू टी वेरिएबल के साथ, इसके साथ कोई नहीं है, तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा 1, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 और बी कितना आ गया मेरे पास 0। क्यों है 0? क्योंकि मेरे को सिंपल वेरिएबल वाला यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे टर्म नहीं है। अब ये जो टर्म है ये क्या है मेरे पास 15 है मेरी कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो सी कितना आ जाएगा -15। ऐसे कंपेयर करेंगे, अगर आपको याद होगा -b/a को मैं -15 +15 के बराबर करूंगी, -15 +15, तो ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0, क्योंकि -b क्या है 0/1, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कंपैरिजन आ जाएगा। ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया था आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें आपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए हुए हैं, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। ठीक है, जैसे √2 आपको दिया हुआ है कितना सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो -b/a के बराबर होता है, और 1/3 प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो c/a के बराबर होता है। तो इसकी इक्वेशन का क्या फॉर्मूला, x² प्लस -b/a x प्लस c/a इज इक्वल्स टू 0। इसमें वैल्यूज पुट करके हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगी, सिंपल। इसका और इसका एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट आता ही आता है पेपर में। ठीक है, ये था सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है इस चैप्टर में, 3 फार्मूलाज हैं, ग्राफिकल मेथड है आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। अब जब उन्होंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देना है, वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन देगा। इक्वेशन जब देनी है तो उसमें अगर उसने स्पेसिफाई किया है इसको आपने इस पर्टिकुलर मेथड के साथ करना है, तो फिर तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। और अगर उसने वो स्पेसिफाई नहीं करा है कि इसको जिस मर्जी मेथड से करो, तो जिस पे आपका होल्ड होगा उस मेथड को आपने लेके सॉल्व करना है। बट अगर पहले वाले को हम लोग देखें, क्वेश्चन क्या है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36, find the dimension of the garden। अब इस क्वेश्चन को बच्चे क्या करेंगे, जैसे ये आ गया, ये रेक्टेंगल आ गया, उसने बोला है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब मुझे पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका, रेक्टेंगल का। हाफ लेना वो भी, यानी 1/2 ले लिया मैंने, किसका 2 × l + b का। ये किसके बराबर है, ये 36 के बराबर है। ठीक है, जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, यानी विड्थ मेरी x आ जाएगी, ये x + 4 आ जाएगी। इसको सॉल्व करके इसमें पुट करूंगी, मेरा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ना सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ ना ग्राफिकल मेथड अप्लाई हुआ, यहाँ पे जैसा क्वेश्चन चलता जा रहा है वैसे चलाएंगे हम लोग। अब सेकंड क्वेश्चन में सीधा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। एक तो इक्वेशन ये दी है उसने, ठीक है, और एक इक्वेशन दी है ये, क्लियर। उसने बोला इसका ग्राफ बनाइए। Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these two lines and the x-axis and the shade the triangular region। देखो, से फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको सॉल्व किया दोनों इक्वेशंस को, तो मेरा ग्राफ पे एक लाइन गई ऐसे, एक लाइन गई ऐसे, एक इक्वेशन की लाइन जा रही है ऐसे वैसे। अब वो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस को जहां पे इन दो लाइंस ने काटा है उस रीजन को आप करो शेड। ठीक है, तो वो बनेगा आपका ट्राइंगल। मैं इसको नाम दे दूंगी ए बी और सी। अब इसके लिखने आपने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कैसे लिखोगे आप, पहले एक्स एक्सिस का लिख लोगे यहाँ से सीधे, और वाई एक्सिस का लिख लोगे। जैसे सपोज कि यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था, तो 2 × 2, 3 आ जाएगा उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट। और बी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का जैसे -2 आ जाएगा, और ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है तो 0, और सी का भी यहाँ पे -5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस का नहीं होगा ना, ये तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 0। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपने निकाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये केस बेस्ड स्टडीज में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे तो ट्राइंगल के बारे में बोला हुआ है, केस बेस्ड स्टडीज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपके दो एक्सिस के साथ क्या बनेगा, आपका रेक्टेंगल बन रहा होगा तो उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने हैं, आपका वो स्क्वायर बन रहा होगा तो उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना, जैसे s माइनस टी इक्वल टू 3, s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6। अब ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6 और नीचे भी 6, इसको इसके साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई आपकी, क्लियर। तो क्या होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड में, फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग बनाते हैं थर्ड इक्वेशन, उस थर्ड की वैल्यू को सेकंड में पुट करते हो, सेकंड से एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाती है जिसको हम लोगों ने फर्स्ट थर्ड में पुट करके दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन, दो इक्वेशंस दी हैं, एक है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। आपने इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाय एलिमिनेशन मेथड, जो भी आपको ठीक लगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। आपने mx की वैल्यू यहाँ पे पुट सॉरी x और y की वैल्यू यहाँ पुट करके m की वैल्यू निकालनी है। तो इसको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ उसने किससे निकालना है आपने, तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी निकाल सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी निकालते हो, जैसे आपको ठीक लगे। नेक्स्ट है फ्रॉम द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सब्स्टिट्यूशन। आपने इन सब का लीनियर इक्वेशन की इक्वेशंस बनानी है और फिर इसको सॉल्व करना है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको ज्यादा, आपको वहां पे पेयर बनाने के लिए बोला होगा और उसको सॉल्व करने के लिए बोला होगा। जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो नंबर्स का डिफरेंस अगर 26 जा रहा है उसमें से एक नंबर जो है 3 टाइम्स है अदर, ये करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल कितने सालों से आ रहा है। फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाएगी अगर हम लोग दो को ऐड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और अगर 3 को ऐड करेंगे तो आपकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। दो इक्वेशंस बन जाएंगी, ऊपर वाली क्या बनेगी, x प्लस 2 बाय वाई प्लस 2 इक्वल टू 9/11 के बराबर, इसको सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन। फिर नीचे x प्लस 3 बाय वाई प्लस 3 इसके बराबर 5/6 के बराबर, इसको सॉल्व करेंगे दूसरी इक्वेशन। तो इसे आप लोगों ने सॉल्व करना है, फ्रैक्शन निकालनी है। नेक्स्ट है ये 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जैकोब की एज निकालनी उसके बेटे की एज के साथ। 5 years बाद बोला लेटर हैंस होगा, अगर हेंस हुआ लेटर हुआ तो वहां पे ऐड होंगे ईयर्स, और अगर आपका एगो हुआ तो वहां पे माइनस होंगे। जैसे प्रेजेंट एज अगर आप ले लोगे x तो उसने 5 years लेटर बोला तो x प्लस 5 जाएगी, तो अगर 5 years हेंस बोलेगा तो भी आपकी x प्लस 5 जाएगी, लेकिन अगर 5 years एगो बोलेगा तो क्या जाना है, माइनस में जाना है, x माइनस 5। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाला ये पार्ट, इसको आपने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से करना है। x बाय 2 प्लस 2y बाय 3 इक्वल टू -1, ठीक है। 6 इसका आएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ये क्वेश्चन बन गई, ठीक है। उसी तरीके से दूसरी अगर मैं बनाऊंगी तो कुछ ऐसी बनेगी, इक्वल टू 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 9। ये सेकंड इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। इसको पहले एलिमिनेशन से करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है फिर, और दोनों में ही आंसर सेम आएगा तो समझ लेना कि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे मैंने अपनी वीडियोस में क्या बताया आपको कि अगर आप किसी भी फार्मूले से क्वेश्चन निकाल रहे हो, लेकिन अगर आपका फार्मूला सही लगा है ना तो आपके आंसर सेम आएंगे, ठीक। नेक्स्ट है सेम, इन दोनों की आपने पेयर बनाने हैं इक्वेशंस के, और फिर इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। यहाँ पे उसने पर्टिकुलर बोल दिया भाई एलिमिनेशन मेथड से ही करो इसको। एलिमिनेशन मेथड क्या था, जैसे ये 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे x प्लस y इज इक्वल्स टू 9 है, तो हम लोगों ने क्या करना होता है एलिमिनेशन मेथड से, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को यानी कोफिशिएंट को सेम करना होता है और उसको फिर एलिमिनेट करना होता है। अगर यहाँ पे 2x प्लस 3y है तो मैं क्या करूंगी, मुझे अगर x वेरिएबल की वैल्यू को ही सेम करना है तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। इसको जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9 2 18, ये बन जाएगी,
ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, दिस वन इज योर सेकंड, ये सेकंड आ जाएगी। फिर अब मजे से एलिमिनेट हो जाएंगी बाय सब्ट्रैक्टिंग से, ठीक है, ये और ये कट गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो y आ जाएगा, और इनको करेंगे तो -17 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे निकालना एलिमिनेशन मेथड। देखो, the sum of the digit of 2-digit number is 9. Also 9 times this number is the twice the number obtained by reversing the order of the digit. ये क्वेश्चन में उसने इतनी बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में, इतनी बार, और मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लाइन ही समझ नहीं आती, ये वाली लाइन, ये लाइन समझ नहीं आती। सिंपल सी बात बोली है उसने कि 2 डिजिट, यानी अगर 10 है, सपोज ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है और हाईएस्ट तो 99 होता है, 2 डिजिट नंबर है, उसका सम कितना है आपके पास, उसके उसके 9 है, ठीक है। तो अगर 2 डिजिट नंबर आपका, आप ले लोगे x और y, 1 डिजिट पे आपका आ जाएगा x और 10 डिजिट पे y, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसने बोला अप टू आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स किसके बराबर होगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर मैं इस ऑर्डर को रिवर्स कर दूं, यानी 1 की जगह मैं लिख दूं y और 10 की जगह लिख दूं x, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको करूंगी मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई और उसको करूंगी मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई, और इसके ट्वाइस के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है ये। Meena went to a bank to withdraw 2,000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. How many notes of rupees 50 and rupees 100 she received? देखो, ये क्वेश्चन में भी आपको इक्वेशंस बनानी है। ट्रिकी क्यों है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स नहीं पता उनको, तो 500 और 100 का आप लोग 25, टोटल उसको नोट अगर 25 मिल रहे हैं तो 2,000 रुपये उससे निकालना है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई ले लेंगे, फिर 50 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को वाई के साथ करेंगे, वो टोटल कितने बन जाएंगे, 2000। वैसे तो एक्स प्लस वाई कितना है हमारे पास, एक्स प्लस वाई 25 बन रहे हैं हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है 50 के वो एक्स ले लेंगे, और टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो 100 के हैं वो वाई ले लेंगे। तो हमारी दो इक्वेशंस कैसे बन जाएंगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। बस ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा फंडा है। ये तो कुछ क्वेश्चन जो थर्ड चैप्टर के थे। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आपको पूरा का पूरा 2 फॉर्मूलाज पे डिपेंड है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड से। दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, स्प्लिट द मिडिल टर्म, वही स्प्लिटिंग मेथड जो आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये आपकी क्या होती है, ये आपकी डिस्क्रिमिनेंट होती है, ठीक है। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं d से, जो किसके बराबर है, b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। क्लियर? पहला क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, the product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज लेनी है, उस बेसिस पे हम लोग मदर की प्रेजेंट एज ले लेंगे, यानी अगर रोहन की मैं x ले लूंगी तो मदर की कितनी आएगी, x प्लस 26, ठीक है। और अगर दोनों के एज का प्रोडक्ट करूंगी, लेकिन कब, जब उनकी एज में 3 साल बढ़ जाएंगे, यानी रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 और उसकी मदर की x प्लस 26 प्लस 3 which gives us x plus 29। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 360 के बराबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, मैं बता देती हूँ। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed, स्पीड बेसिस क्वेश्चन आएंगे आपको। देखो पहले क्या था, बोर्ड स्टीम आपका ये था क्वेश्चन से, आपका क्वाड्रेटिक का बहुत ज्यादा जो सिलेबस है वो कम हो चुका है। अभी तो आप लोगों को सिर्फ 2 ही फॉर्मूलेज हैं, उसके पहले तो 4 थे। आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था, ये 2 भी थे, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था, रिड्यूसिंग मेथड भी था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी था। तो ये 3 मेथड जो है वो कट चुके हैं सिलेबस से, तो अभी तो बहुत आसान हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्रेन वाला ये आता है आप लोगों को, कैसा क्या क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, उसका डिस्टेंस 480 है, अगर स्पीड में वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो उसको उसी जगह पहुंचने में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन
फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय फैक्टराइजेशन, स्प्लिट द मिडिल टर्म, उससे करना है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। देखो, अगर आपको इसकी डिटेल की वीडियो चाहिए या किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप लोग प्लीज आप स्टडी नॉर्म्स की ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें आपको सब मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। एंड प्लीज गाइस, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, और मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे आगे इसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। ज्यादा डिटेल में आपको मेरे लेक्चर सुनने हैं तो प्लीज स्टडी नॉर्म्स की आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। वो बोल रहा है कि एक दिन में अगर कोई इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर टॉय की कितनी पड़ रही है, जितने उसने टॉयज प्रोड्यूस करे। से फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ टॉयज वो एक्स प्रोड्यूस करती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन -55 पड़ रही है, यानी एक्स -55। उसने बोला है जितने वो प्रोड्यूस कर रही है उसमें से -55 करोगे, लेकिन एक पर्टिकुलर दिन में उसने देखा कि उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 पड़ रही है, तो आपको नंबर ऑफ टॉयज निकालने हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी होगी, नंबर ऑफ टॉयज इंटू इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये किसके बराबर हो जाएगी, 750 के बराबर। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। इसको आगे सॉल्व करना है, x² -55x इज इक्वल टू 750, इक्वेशन बन गई। स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकाले हैं जिसके सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अगर x² प्लस y² इज इक्वल टू 365 के बराबर है तो आपने दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसे निकालने हैं। तो फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, तो यहां से आपकी वैल्यू मिल जाएगी और यहां से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट, एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। राइट एंगल ट्राइंगल ये मेरा एल्टीट्यूड होता है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, दिस वन इज बेस। तो अगर बेस मेरा x है तो एल्टीट्यूड x-7 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 13 दिया हुआ है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अच्छा, रियल रूट क्या होते हैं, अभी मैंने डिस्कस करा था ऊपर कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d जिसे हम कहते हैं वो निकाल। तो रियल रूट्स फाइंड आउट करने में हमारा d अगर ग्रेटर देन 0 होगा ना तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर d इज इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है, इक्वल रूट्स होते हैं। और अगर d लेस देन 0 हो, ठीक है, लेस देन 0 मतलब कि अगर माइनस में हो डिस्क्रिमिनेंट आपका, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, क्या। तो हमारा उसने यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उसने सिर्फ इतना पूछा है कि क्या इस वाली इक्वेशन में रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी डी हमारा ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। तो डी कैसे निकालेंगे, जैसे ए कितना है यहाँ पे 3 है, डी कितना है यहाँ पे -4√3 और सी कितना है आपके पास 4। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है डी का, d² -4ac, डी कितना है -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए 3 इंटू सी, ठीक है। तो 16 इंटू 3 -16 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे जितना भी है क्योंकि सेम है यहाँ पे, तो डी यहाँ पे कितना आ रहा है 0, तो ये हमारे इक्वल रूट्स बन रहे हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 48 -48 टू क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो है ये, आपने k की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स निकालने हैं कैसे, सिंपल इक्वेशन बना लो, kx का स्क्वायर -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। आगे इसको हम लोग स्प्लिट द मिडिल टर्म की वजह से के तरह निकालेंगे, ठीक है। तो ये गाइस ये थे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5 से आप एपी कहते हो। अब एपी में क्या था, सीरीज बनी होती है, उस सीरीज में क्या आप लोगों ने टर्म्स दी होती है, जैसे फर्स्ट टर्म को ए कहेंगे और a1 कहेंगे, सेकंड को a2 a3, ठीक है। और वो एपी कब बनती है, अगर उनके उन सीरीज के बीच में उन टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब इस चैप्टर में कंफ्यूजिंग क्या है, देखो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा क्या है
check whether -150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2. जैसे A मेरा क्या आ जाएगा 11, A2 कितना आएगा 8, A3 कितना आ गया 5, तो मेरा D कितना आ जाएगा 8 - 11. ठीक है, ये -3 यानी D मेरा -3 में आ गया. अब यहाँ पे मुझे ये बताना है कि -150 क्या इस AP की टर्म है. अब उस केस में क्या नहीं है मेरे पास, A है. फॉर्मूला तो मेरा ये होता है ना भाई, A प्लस n-1 की पावर n-1 D. अब यहाँ पे मेरे पास A है, D है. अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को पता नहीं लगता ये जो -150 है वो क्या है, वो AN है या N है. N आपका नंबर ऑफ टर्म्स है और AN वो टर्म है, वो टर्म है जो वो सीरीज की एक टर्म है, उसका नंबर निकाल. तो यहाँ पे आपने -150 जो है ये आपका AN है. आपने यहाँ पे ये बताना है कि -150 इस सीरीज की टर्म है कि नहीं, यानी इसमें आपने इसका n निकालना है. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 and 16. अब 11th टर्म आपकी है 38 और 16th टर्म आपकी है 73. आपने A31 निकाली है. इक्वेशन से सॉल्व करोगे इसको, इक्वेशन से आपकी वैल्यू A की भी निकल जाएगी, D की भी निकल जाएगी. ठीक है, और वो वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है. इसका n जाएगा 31, इसका n जाएगा 11 और इसका n जाएगा 16. ठीक है, वो तो उसने मेंशन किया क्योंकि 11th टर्म है तो n है. 16th टर्म वाली जो टर्म है वो क्या है 73, यानी n आपका 16 है और an आपका 73 है. उसी तरीके से n आपका 11 है और an आपका क्या है 38. यहाँ पे भी आपके n है 31 और A31 आपने निकाला. क्लियर हो गया. If the third and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of an AP is 0? अब यहाँ पे क्या है, अगर A3 आपके पास 4 है और A9 आपके पास -8 है, आपने बताना है कि AP का क्या टर्म होगी. यानी AN आपको 0 दिया हुआ है, आपने AN की वैल्यू नंबर बताना है. यहाँ पे भी n निकालना है. ठीक है, यहाँ पे आपको 0 बताया कि 0 इसकी टर्म है, लेकिन वो कौन से नंबर की टर्म है वो आपने बतानी है. -150 में क्या था कि -150 को चेक करना था क्या ये इस सीरीज की टर्म है कि नहीं, इसलिए वहां पे आपने n निकालना. क्लियर. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8. अब डिविजिबल बाय 8 की जगह आपको एग्जामिनर क्या डाल सकता है, 7 की जगह आपको 8 डाल सकता है, 9 डाल सकता है, 6 डाल सकता है. डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन आता है. ठीक है, आपको यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर क्या आ गया, आपने जैसे हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है 100. इसके बाद क्या आपने वो नंबर्स निकालते जाने हैं जो 7 से डिवाइड होते जाए. जैसे लास्ट हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर 999, इसके बीच में आपने बताने वो नंबर्स जो 7 से डिवाइड होते हैं. तो सबसे पहले हमने सीरीज बनानी, सीरीज बना के A को फाइंड आउट करना है, D निकालेंगे. ठीक है, और लास्ट टर्म भी हमें मिल जाएगी. ठीक, तो उससे आप लोगों ने सीरीज बना के आप लोगों ने इसके सीरीज निकाले कि कितने डिवाइड हो जाते हैं 7 से. भाई ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन है द सम ऑफ द फोर्थ और एथ टर्म. अब सम की बारी है. एसएन का क्या फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n-1 d. ठीक है, और Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l और an. ये फॉर्मूला है. क्लियर. अब यहाँ पे सम में इसने बोला है कि S4 प्लस S8 जो है वो 24 के बराबर है और S6 प्लस S10 आपका 44 के बराबर है. ठीक है, आपने इन दोनों को सॉल्व करना है इक्वेशंस बना के और पहली 3 टर्म्स निकाल. ये बड़ा वाला फॉर्मूला एसएन का, ये छोटा वाला आपका वहां लगेगा जहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको पता है. अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है ना तो सब मजे से निकल जाएगा. लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करो. ठीक, सम का फॉर्मूला आता है, सम का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं वो पूछा जा सकता है आपको मल्टीपल चॉइसेस में. आपको an का फॉर्मूला पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस में. ठीक है, सम का छोटा फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्मूला क्या आता है वो पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस में. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय. अब वही जैसे ये वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये सम निकालना, एस निकालना है किसका S40 का निकालना.
ठीक है, जो डिवाइड हो जाते हो 6 से, ठीक है। और 6th क्वेश्चन में उसने बोला है कि अगर आपको किसी नंबर में A 12 दिया है 37, D दिया है 3, तो आपने A की वैल्यू निकालनी और S12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या आपने इन सब की वैल्यू निकाली है। तो इसके पार्ट में जैसे आप लोगों की एक्सरसाइज 5.3 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, उसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें से ये क्वेश्चन दिए हुए, उसमें तो उठा के कोई भी क्वेश्चन डालेंगे और ये क्वेश्चन एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से करिएगा। अब ये जो चैप्टर है जिससे मैक्सिमम बच्चे स्किप करना पसंद करते हैं, ट्राइंगल्स। देखो भाई, ट्राइंगल्स का मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था क्या कि ज्योमेट्री पोर्शन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। ज्योमेट्री पोर्शन में क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट समझो, उसको अच्छे से उसकी डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ठीक ड्रॉ करना, अच्छी डायग्राम ड्रॉ कर दो, गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो, प्रूफ लिख दो, आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, प्रूफ करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा है डजेंट मैटर, क्वेश्चन वहीं छोड़, आप स्कोर करोगे, आपको एग्जामिनर जो है, इन्विजिलेटर जो है, वो आपको क्या करेगा, उस थोड़ी सी चीज के आपको 1 या 2 मार्क्स जरूर दे, ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छी रखना है आपकी ज्योमेट्री पोर्शन में भाई। थेल्स थ्योरम, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सेम चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट को थेल्स थ्योरम आ गई थी उसके पेपर में, तो वो छोड़ के आ गई थी, हालांकि उसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूरी आती थी, पूरा डाउट उसका उसका बेसिक सारा क्लियर था इस चीज को लेके कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है। स्टिल उसने छोड़ दिया क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का सेकंड नेम थेल्स थ्योरम भी है, ठीक। सेकंड थ्योरम जो है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, बीपीटी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये 4 थ्योरम्स कर लो, आपका थ्योरम्स का सारा टेंशन खत्म, कोई बर्डन नहीं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें पूछा है कि एलएम, जैसे ये फिगर आ जाएगी इसकी, ठीक है। उसने बोला कि एलएम जो है पैरेलल बीसी का है और एलएन जो है पैरेलल किसका है, सीडी का है। तो आपने क्या प्रूव करना है कि ए एम बाई ए बी ए एन बाई ए डी के बराबर करना है, ठीक है। बहुत इजी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के साथ जैसे करना है। जैसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर ट्राइंगल में मिड पॉइंट किसी के की वो जो लाइन है वो अगर इसके पैरेलल है, अगर डी ई पैरेलल है बीसी का, उसकी प्रोपोर्शनल साइड्स आपस में इक्वल प्रूव कर, यानी आपने प्रूव करना है एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी के बराबर। उसी तरीके से कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है, उसमें आपको ये चीज गिवन दी हुई है, यानी एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी के बराबर तो है, आपने प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बीसी, क्लियर। पाइथागोरस में आपने पाइथागोरस प्रूव करनी है, यानी h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर करनी है। और जबकि यहाँ पे आपको उसने बोला हुआ है कि राइट एंगल प्रूव करो, कि राइट एंगल में पाइथागोरस लगती है, जबकि h का स्क्वायर आपका p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर गिवन में दिया हुआ है। आपने इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है और इसमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है, क्लियर हो गया। इस फिगर में मैंने बोला था कि एलएम अगर बीसी के पैरेलल है तो बाय बीपीटी आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनल साइड्स को इक्वल करना है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपका क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी अपॉन ए एन अपॉन ए डी के बराबर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन ये है, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम कौन सा, इन द गिवन फिगर डी ई अगर पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, आपने ई एफ को पैरेलल करना क्यू आर के, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बेसिस पे निकल जाएगी ये। एबीसीडी इज द ट्रेपेजियम इन विच, यहाँ पे ट्रेपेजियम बना होता है, ठीक है, जहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी का, उसके डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0 पे, तो आपने एओ अपॉन ओ बी ओ सी अपॉन ओ डी के बराबर करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों की कंस्ट्रक्शन एक बनेगी, ओ ई लगा लो, जो पैरेलल होगी ए बी का, तो ओ ई अगर ए बी के पैरेलल है तो ओ ई सी डी के पैरेलल भी होगी, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक। यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई होगी। In a given figure RQS is equals to PR and angle 1 equal to angle 2 शो कराना है आपने। वो जो एंगल है, ट्राइंगल है PQR, वो सिमिलर है आपका TQR। TQR के सिमिलर है। देखो, दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं, एंगल सिमिलैरिटी से, ठीक है, या एंगल सिमिलैरिटी, इन दो चीजों से आपके, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के क्या रूल्स हैं, एसएएस एसएसएस
एएस से, ठीक है, आरएचएस, उसी तरीके से सिमिलैरिटी के ये हैं एंगल एंगल और एंगल एंगल एंगल, ठीक है। याद रखना सिमिलर ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, जबकि कॉन्ग्रुएंट आपके सिमिलर हो सकते हैं। ये चीज याद रखना, ये भी आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। CD एंड GH आर द रिस्पेक्टिवली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ट्राइंगल्स दो बनाए होंगे, ठीक है, उसने बोला CD ABC, CD अब बाइसेक्टर है और यहाँ पे है GH, यानी यहाँ से G आएगा, यहाँ H आएगा और EF यहाँ पे, सच दैट D एंड H आर लाई ऑन द सेम साइड, D और H जो है वो लाई कर रहे हैं सेम साइड पे, ऑन द साइड AB एंड FE। देखो क्वेश्चन पढ़ के आपकी डायग्राम बन रही है ऑफ ट्राइंगल ABC एंड EFG रिस्पेक्टिवली। आपका अगर ABC सिमिलर है FEG का, आपने शो सिर्फ करवाना है इसमें कि आप लोगों के ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं, ठीक है। आपने क्या शो करवाना है, ये दोनों जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं। क्वेश्चन पढ़ो, उसमें ज्योमेट्री में डायग्राम बनाओ, अच्छे से डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन भी इजीली निकल जाएगा, नहीं निकलेगा नेवर माइंड, लेकिन डायग्राम अच्छे से बनाना, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका Seize the point on the side triangle ABC such that ADC, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। एक ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, एक ये, ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में आपका। साइड AB एंड AC एंड मीडियन, जैसे एक ट्राइंगल की साइड ABC और दूसरा ट्राइंगल है आपका PQR, AM इसका मीडियन है और इसका है आपका PM, ठीक है। वो बोल रहे हैं AB PQ के बराबर है, BC जो है ये कंप्लीट जो साइड है QR के बराबर है और AM जो है ये PM के बराबर है, ठीक है। आपने प्रूव करना है कि ABC सिमिलर है PQR, ठीक। मैं क्या करूंगी, गिवन लिखा मैंने, टू प्रूफ डायग्राम बनाई मैंने आपके सामने। अब टू प्रूफ में कैसे शुरू हो जाएगा मेरे को पता है कि मेरा BC जो है उसने गिवन दिया है QR के बराबर, और AM अगर मीडियन है और PM भी मीडियन है, AM AD है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, AD मीडियन, तो 1/2 BC किसके बराबर होगा, 1/2 QR के। अब 1/2 BC किसके बराबर है, ये है BM के बराबर, PD के बराबर, सॉरी, और ये है आपका QM के बराबर। तो ये वाला पोर्शन इक्वल हो गया, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल हो गया, तो ये वाली साइड इसकी इक्वल थी, तो ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 मेरा एंगल 2 के बराबर हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी। अगर ये दोनों 2 के बराबर हो गया, 1 = 2, तो ABC ले सकते हो, PQR ले सकते हो, तो उसमें आपका मजे से ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ भी हो जाएगा और सिमिलर प्रूफ भी हो जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए वर्टिकल पोल ऑफ ए लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर। अगर एक वर्टिकल पोल की लेंथ 6 मीटर, वो शैडो दे रही है 4 मीटर की, इसको ज्वाइन कर लो। फिर बोल रहा है एट द सेम टाइम ए टॉवर कास्ट ए शैडो 28। अगर एक टॉवर खड़ा है उसकी शैडो 28 मीटर जा रही है, ठीक है। आपने हाइट निकालनी है किसकी, टॉवर की, तो प्रोपोर्शनली इक्वल कर लो, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस, मजे से आपकी हाइट निकलेगी। क्वेश्चन जितना सिंपल है ना उतनी बार आपका पेपर में रिपीट होता है। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एरिया दो सिमिलर ट्राइंगल्स का, जैसे ABC का एरिया DEF के बराबर है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इजिकल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के बराबर है, आपने प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। देखो इसको प्रोपोर्शनली इक्वल करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के बराबर है, ठीक है, ये 1 के बराबर होगा, तो इससे इसकी साइड स्क्वायर में वो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से आपका कॉन्ग्रुएंट करना प्रूव हो जाएगा क्योंकि इनकी आपस में साइडें आपकी इक्वल निकल आती है। एरियाज इक्वल थे इसलिए उनकी साइडों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, ठीक। ये क्वेश्चन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, आपने इसमें क्या प्रूव करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल का, हाँ, ट्राइंगल एरिया कितना ABC का अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के बराबर इजिकल्स टू AB का स्क्वायर, AB बाय DE का स्क्वायर इजिकल्स टू BC अपॉन EF के स्क्वायर,
इक्वल्स टू AC अपॉन BF का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये प्रूव करना है आपने इस क्वेश्चन में। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब वन ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर है, उसने बोला है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर जैसे ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब वन ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल के साथ जो एक आपका ट्राइंगल बन रहा है इक्विलेटरल, उसके एरिया के बराबर। ये ए है तो ये भी ए होगा। ये 1/2 के बराबर करना, ये डायग्राम जाएगी इस। ठीक है, ये आ जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है इसका वो क्या है, एबीसी है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर एबीसी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, ये आ गया ए, ये बी और ये सी। राइट एंगल एट सी है, राइट एंगल यहाँ पे। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे, राइट एंगल यहाँ पे है। अगर ये वाली साइड इसके बराबर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अगर ये बराबर है तो आपने प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू 2AC के स्क्वायर के बराबर। तो मजे से हो जाएगा क्योंकि ए बी इक्वल टू BC के बराबर है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी उसने दिया है और मुझे पता है कि ए बी का स्क्वायर जो होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम वो AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। तो BC मेरा AC के बराबर है, यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मजे से मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 2AC के स्क्वायर के। तो गाइस ये थे मेरे 6 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि इसमें अगर आप इसमें से करोगे तो आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में हेल्प करें। ठीक है, और ज्यादा आपको अगर डिटेल में इसके नोट्स चाहिए तो आप स्टडी नॉर्म्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आती हूँ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। ठीक है, तो चैप्टर 7 जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसमें से जो क्वेश्चंस पिछले प्रीवियस ईयर्स में से आ रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर से रिपीट होते जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को लेके आई हूँ मैं। जैसे पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में उन्होंने कितने मार्क्स का, ये ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया होगा। और मैक्सिमम क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ सकते हैं, एक्स एक्सिस आ सकते हैं आपके, आपको उन्होंने फार्मूला पूछ सकते हैं वो डिस्टेंस फार्मूले का। तो 3, आप 3 लगा के चलो कि 3 आपको मल्टीपल चॉइसेस इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में से आने ही आने। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के मार्क्स बचे जाएंगे आपके, वो आपके उन्होंने क्वेश्चन से पूरे करने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ इतने से क्वेश्चन ही हैं जो ज्यादा टाइम रिपीट हुए हैं आपके पेपर्स में। तो यहाँ पे आप लोगों ने 3 पॉइंट्स को आपने बताना है कि क्या ये कोलिनियर है। तो जैसे ये मैं ए ले लूंगी, ये बी आ जाएगा, ये सी। तो पहले आपने डिस्टेंस निकालना है ए बी का, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, फिर बी और सी का निकालेंगे डिस्टेंस, और फिर ए एंड सी का निकालेंगे। अगर तो इनके डिस्टेंस सेम आ गए देन दे आर कोलिनियर, अगर सेम नहीं आए तो नॉन कोलिनियर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और ये कितनी बार आ चुका है पेपर में। सेकंड है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। आपने एक्स एक्सिस निकालना है, जैसे ए और बी आ गया, उसने बोला जो इक्व डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल ये सी पॉइंट है, यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस निकाला। अब यहाँ पे वाई एक्सिस ना उसने दिया है ना आपने निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग वाई एक्सिस को 0 ले लेंगे। ठीक है, और ए की वैल्यू उसने दी है 2 और -5 और बी की दी हुई है -2, 9। ठीक है, आपने x की वैल्यू निकालनी है तो इसमें AC का डिस्टेंस लोगे इक्वल टू BC के डिस्टेंस के बराबर। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आपका जब आप सॉल्व करने लगोगे क्वेश्चन तो वो स्प्लिटिंग मेथड पे आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक, तो उसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ भाई। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट। अगर p q का डिस्टेंस है, जैसे ये p है ये क्यों है, उसने डिस्टेंस दिया है कि इसका 10 यूनिट डिस्टेंस है, दे रहा है वो। ठीक है, लेकिन आपको P के पॉइंट उसने दिया हुआ है 2, -3 और Q का दिया हुआ है 10, y। ठीक है, आपने सिंपल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे तो y लिखा हुआ है, कई बार वो z लिख के दे सकते हैं आपको, s लिख के दे सकते हैं, u लिख के दे सकते हैं। ठीक,
यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों की भी वैल्यूज बनेगी इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 10 के बराबर। तो इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वाई की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। जैसे एक पॉइंट लाइन है आपकी, ये ए और बी, इसको ट्राइसेक्ट करा उसने ऐसे, और आपका ये ए का पॉइंट है 4, -1 और बी का है -2, -3। अब रेशियोज की बात है, यहाँ पे रेशियो वाला फॉर्मूला आ गया, जहाँ पे आपका ट्राइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, आपको उसने रेशियोज में बांटा है तो वहां पे रेशियोज आ जाएंगे। और रेशियो में कौन सा फॉर्मूला लगता है, वहां पे सेक्शन फॉर्मूला। मैंने क्यों बोला था कि इसमें से 3 या 4 आपको मल्टीपल चॉइस आएंगे, क्योंकि इसके फॉर्मूले जो है ना वो काफी कंफ्यूजिंग है, बच्चों को पता नहीं लगता मिड पॉइंट फॉर्मूला कौन सा है, सेक्शन फॉर्मूला कौन सा है, डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा है। अब जहां पे सेक्शन फॉर्मूले की मैं बात कर रही हूँ वहां पे रेशियोज की बात आ जाती है, ठीक है। और रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा, जैसे एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या आ जाता है रेशियो में, सेक्शन में आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ये आ जाएगा। और y एक्सिस का क्या आ जाएगा, y एक्सिस का आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस क्वेश्चन में हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे, उससे रेशियो तो कुछ बोल ही नहीं है, पर ट्राइसेक्ट बोला है। अगर मैं इसको ट्राइसेक्ट करके देखूं तो यहाँ पे 1 पार्ट है, आगे 2 पार्ट है, तो 1:2, ठीक है। और यहाँ पे 1 और 2 पार्ट यहाँ पे आ जाता है, आगे 1 पार्ट है बी तक, तो ये आ जाएगा 2:1। यानी जब मुझे, अगर मैं इसको पी और क्यू ले लूँ, जब क्यू के मुझे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने होंगे ना, तो मैं रेशियो लूंगी 1:2, मेरा m1 आ जाएगा ये, m2 आ जाएगा ये x1 ये y1 ये x2 ये m1 m2 ये x2 ये y2। ये सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार आता है पेपर में, ये बात याद रखना, ठीक है। Find the coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3। आपको बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर निकालना है आपने, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जैसे सर्कल बोला है, ये सर्कल दिया उसने, ठीक, उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ए के निकालने हैं। इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जिसका सेंटर जो है वो क्या है 2, -3 और बी कितना है 1, 4। तो मैं ये अगर x और y ले लूं तो अगेन यहाँ तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लो इसमें, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूले में x एक्सिस का क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y एक्सिस का क्या फॉर्मूला है, y1 प्लस y2 अपॉन, ये है। यहाँ पे आप लोगों को मिड पॉइंट फॉर्मूला देखना पड़ेगा और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला में ज्यादा कंफ्यूजन। यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि सी जो है, जैसे ये पॉइंट अगर सी लिया, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट सी ले लिया और यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। इस बेसिस पे ही आपको वहां पे 3 से 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपको क्या करेंगे, फर्क भी ऑप्शंस में कैसा होता है, प्लस माइनस का फर्क रखेंगे, बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं लगता कि उन्होंने एक्चुअल में फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है, इनमें से कौन सा सही आंसर है, ठीक है, इसलिए अच्छे तरीके से देखना है आपने। नेक्स्ट है आपका, if a and b are -2, -2, 2, -4, respectively find the coordinate of p such that, most important question भाई, ये करना ही करना है आपने, चाहे जो भी कुछ हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या बोला वो उसने बोला है कि a और b की वैल्यू हम आपको दे रहे हैं, a और b का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रहे हैं, ठीक है। जैसे a और b का कोऑर्डिनेट है, ये a आ गया, ये b आ गया, a का कोऑर्डिनेट है -2 और b का है 2, -4। यहाँ पे P इसका मिड पॉइंट है। AP को उसने 3/7 AB से बांटा हुआ है, आपने बताना है कि BP का रेशियो कितना होगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगी, अगर मुझे BP निकालना है तो मुझे पता है कि AB माइनस AP के को करूंगी तो मुझे मिल जाएगा, तो BP इज इक्वल्स टू AB कितना है, AB माइनस 3/7 AB, इसको करूंगी 7AB माइनस 3AB अपॉन 7, तो ये आ जाएगा 4/7 AB, ये मेरा बीपी निकल गया। अब रेशियो जब निकालने की बारी आएगी तो मैं लिखूंगी क्या, बीपी अपॉन एपी अपॉन, क्या आ जाएगा, एपी अपॉन बीपी 3/7 AB अपॉन 4/7 AB, AB के साथ AB कटा, ये आ जाएगा 3/4, यानी इसको मैं काटूंगी 3:4 की रेशियो। क्लियर हो गया।
तो अगेन वही फॉर्मूला, कौन सा सेक्शन, कौन, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x एक्सिस का, और y एक्सिस का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन जो थे ना भाई, इसको अच्छे से कर लोगे ना आपका तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू, ठीक है। आइडेंटिटीज की अगर मैं बात करूं, क्या आती है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल्स टू 1, इससे दो निकल जाएंगी, जैसे साइंस के थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस के थीटा, ठीक है। कॉस के थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइंस के थीटा, ठीक है। उसी तरीके से 1 प्लस टेंस के थीटा किसके बराबर होता है, सेक्स के थीटा के। अब यहां से भी 3 निकलेगी, 1 माइनस सेक्स के थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेंस के थीटा, ठीक है। या फिर टेंस के थीटा किसके बराबर होगा, सेक्स के थीटा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब कॉट्स के थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी कोसेक्स के थीटा आएगा यहाँ पे, कोसेक्स के थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉट्स के थीटा। यहाँ से भी 3 निकल जाएंगे, ये आइडेंटिटीज आ सकती हैं आपको। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकलेगा, इन द गिवन फिगर, अगर फिगर कुछ ऐसे दी हुई है आपको, भाई ऐसे फिगर दी हुई है, उसने बोला कि आपको क्या निकालना है यहाँ पे पी क्यू आर, आपको अगर tan p माइनस कॉट आर में से माइनस करना हो तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अब क्या है बेसिक इसका, मुझे पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल पे मेरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है, मेरे को पता है कि मेरी परपेंडिकुलर ये आ गया, हाइपोटेन्यूज बेस ये आ गया, ठीक है। इसी को लेके हम लोग करते हैं परपेंडिकुलर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, v बाय एच, कॉस थीटा v बाय एच, और tan थीटा v बाय बी। अब उसी तरीके से कोसेक थीटा, इसका उल्टा h बाय पी, सेक थीटा h बाय बी, ठीक है। और कॉट थीटा v बाय एच और v बाय पी। इसको करेंगे तो इस बेसिस पे मैंने क्या निकालना है, ये p, ये h और ये b हो जाएगा। मुझे tan p की वैल्यू चाहिए, मुझे cot r की वैल्यू चाहिए, सो दैट कि मैं क्या करूंगी, उसकी वैल्यूज को पुट करके माइनस कर लूंगी। इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार आया है, ठीक है। 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 के बराबर है, तो cot a किसके बराबर होगा, 4/3 के बराबर। cot की वैल्यू क्या होती है, cot मेरा p बाय b के बराबर, यानी p आ जाएगा 4, सॉरी b आ जाएगा 4 और p आ जाएगा 3। तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। फिर मुझे क्या निकालना है, 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a की वैल्यू निकालनी है और वो इसमें पुट कर देनी है मैंने, ठीक। इज इक्वल्स टू कोसेक a और साइन a की वैल्यू, पहले आपने साइन a की वैल्यू निकालनी है, कॉस a की वैल्यू निकालनी है और फिर tan a की वैल्यू निकालनी है। याद रखना थीटा की जगह जो अल्फाबेट होता है उसको आपने थीटा की जगह लिखना होता है। जैसे यहाँ पे a है तो थीटा हमारा अंदर होता है, बाहर मेरा a आ जाएगा। अगर तो थीटा उसने सिंपल लिखा हुआ, आपको कॉस थीटा बोल रहा है, साइन थीटा बोल रहा है, फिर आप बाहर कोई भी अल्फाबेट ले लो, वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसने tan a या cos a कोसेक a लिखा है तो आपने बाहर उसका वही लेना है जो उसने बोला हुआ है। जैसे यहाँ पे साइन a बोला था तो मुझे यहाँ पे साइन a ही लेना था, मैं यहाँ पे c नहीं ले सकती थी, ठीक है। अच्छा, ये इवेल्युएट करना है वैल्यूज को, इसमें वैल्यूज को पुट करना है। कोसेक क्या है, cos 45/sec 30 डिग्री अपॉन कोसेक 30। अब इसका मैंने बोला था आपको चार्ट बनाने के लिए, एक चार्ट बनता है इसकी फिगर्स बनाने के लिए, ठीक। उस फिगर से आपको 0 से लेके 90 डिग्री की वैल्यूज पता लग जाती हैं हर किसी की, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, क्लियर। तो वो वैल्यूज याद रखनी है आपने। tan a प्लस बी अगर √3 के बराबर होता है, tan a माइनस बी 1/√3 के बराबर होगा। फिर आपने क्या निकालना है कि आपने a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 के बराबर होगा, तो tan a माइनस बी √ किसके बराबर होगा, यहाँ से ये मुझे tan √3 किसके बराबर होता है, tan 60 के, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 60 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से tan a यहाँ पे प्लस आएगा और tan a माइनस बी किसके बराबर होगा, 1/√3 यानी tan 30 डिग्री के। तो tan के साथ tan काट दिया मैंने, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री कर दो, 2a इज इक्वल्स टू 90,
ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब ये वैल्यू उठा के मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगी, मेरी ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, निकल गई। यही पूछा था उसने, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 लाइनों में खत्म हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अब आइडेंटिटीज, पहले तो लास्ट एक्सरसाइज का वो जो लास्ट क्वेश्चन है भाई, उसमें से कोई भी आइडेंटिटी आपको टकरा सकती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हुई है पिछले कुछ सालों से वो है ये 3। ठीक है, cos a by sin plus 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a equal to 2 sec a के बराबर। फिर अंडर रूट 1 plus sin a upon 1 minus sin equal to sec a plus tan a के बराबर। ठीक है, इन सबको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करना है। इसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका cos स्क्वायर a, यहाँ पे 1 plus sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रैशनलाइजिंग से क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग पता है ना आपको, डिनोमिनेटर की साइन को चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो वो दोनों के दोनों ही अंडर रूट में रहेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये स्क्वायर में हो जाएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको 1 बाय साइन ए के साथ कन्वर्ट करेंगे, माइनस साइन ए, और सेक को 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये नीचे से कट जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, तो मजे से आपका 1 बाय tan a प्लस कॉट ए बराबर आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इसको बार बार लिख लिख के रिपीट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको tan, कॉट, कोसेक, सेक और सबकी डिग्रीज के वैल्यूज का पता होना चाहिए। इससे छोटे 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 उन्हें 1-2 नंबर के क्वेश्चंस डालने ही डालने हैं आपके पेपर में, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम पोर्शन उन्होंने कहाँ से अटेम्प्ट करा होता है, मल्टीपल चॉइस 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन वो कैसे डालते हैं, जैसे आपको कॉट 45 की वैल्यू दे दी होगी ना, तो आपको उससे रिलेटेड आपको बाकी की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, जैसे साइन 30 डिग्री की, कोसेक 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, टैन आ जाएगा, वैसे ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी होंगी। या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा का आपको प्रूफ पूछ सकते हैं, वो इसको प्रूव करके बताओ। ठीक है, आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पूछ सकते हैं, बीच में इसका फिलअप बना के पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं। तो मैक्सिमम पोर्शन उन्होंने ऐसे ये सारा एकदम से उठा के वो आपको 16 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं दे सकते, उन्होंने ये छोटे 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 मार्क्स यहीं से निकालने हैं आपके। ठीक है, इसको बारीकी से चैप्टर को करना है, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर, ये मुश्किल चैप्टर नहीं है आपका। नेक्स्ट जो है आपका एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या है एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री में, आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी, उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम बनानी है, और वहां पे आपने थीटा की जगह आपने डिग्रीज बनानी है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन जो बड़े ज्यादा रिपीट हुए हैं। एक सर्कस artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखो एक जो है सर्कस आर्टिस्ट है, उसने क्या किया हुआ है, उसने 20 मीटर लॉन्ग रोप ली हुई है विच इज tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. यहाँ से लेके यहाँ तक बांधी है, तो 20 मीटर ये आ गई। ठीक है, if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपने ये निकालना है। ठीक है, यानी ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज और बेस, यानी आपको निकालना है, और जो दिया है इसको दो चीजों को पकड़ना है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज दिया हो। ठीक है, तो ये किसके p बाय एच किसकी वैल्यू होती है, p बाय एच होती है tan की, और tan के आगे थीटा किसका आएगा 30 डिग्री, बस ऐसे निकालेंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, जैसे ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल। कहता है एक ट्री खड़ा है, ठीक, वो स्टॉर्म की वजह से वो गिर गया हुआ, इस तरीके से गिरा कि उसका जो टॉप था वो ग्राउंड को टच कर रहा है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. ये जो चीज है ना, ये 8 मीटर है। आपने हाइट निकालनी है ट्री की। देखो जब ट्री सीधा खड़ा था तो हाइट ये थी, जब ट्री बेंड हो गया तो हाइट ये हो गई। बेसिस में बेसिकली ये भी चीज आपको निकालनी है और ये भी निकालनी। अगर मैं ए बी और सी ले लू ना, तो आपका ए बी और ए सी जो है ना, दोनों के दोनों हाइट आती है, द हाइट ऑफ द ट्री, वो दोनों के दोनों ही ट्री की हाइट निकलती है। तो इसमें भी आपको उसने एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री का दिया हुआ। तो कुछ भी ले सकते हो आप, बेस आना चाहिए, बेस अपॉन पी ले सकते हो, पी अपॉन बी ले सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। फिर जो निकलेगा उसके बाद हाइपोटेन्यूज निकाल देना आपने। क्या
A boy 1.5 tall boy standing at some distance from 30-meter tall building. ये 1.5 tall boy 30 मीटर हाई बिल्डिंग के सामने खड़ा है, ठीक है. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 to 60. जैसे वो चल रहा है ना तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री बन रहा था बिल्डिंग की टॉप तक, फिर थोड़ा सा और आगे चला और उसका 60 डिग्री बन गया, ठीक है. अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स, आपने बताना वो कितना डिस्टेंस चला होगा. देखो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये होगा, इसका ए बी सी और डी ले लेंगे, जितना ये निकलेगा उतना ही नीचे वाला निकलेगा, ठीक है. ये डायग्राम बन गई. क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाओगे तो बहुत एग्जैक्टली बनेंगे. क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन देख के घबरा जाओगे ना तो फिर कुछ नहीं होगा वहां पे. ये बात याद रखना. From the top of the 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45. अच्छा, determine the height of the top. कहते from the top of 7-meter high building, 7-meter high building की top से the angle of elevation of the top of the cable tower, cable tower की cable tower आ गया, उसके top पे बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का. सेम लग रहा है. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उसके फुट पे कितना, 45 डिग्री. अब ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है. ये 45 डिग्री बन गया. तो यहाँ से ये निकालना है, आपने निकालना क्या, हाइट ऑफ द टावर, ये चीज निकालनी. पहले इसको निकालना है, ए बी सी फिर डी ई. आप पहले ये ले सकते हो, सी डी ई ले सकते हो, ए बी सी आप बाद में ले सकते हो क्योंकि जितनी ये आएगी उतनी ये होगी, बस, ठीक है. और लास्ट जो क्वेश्चन मुझे लगा इसमें इंपॉर्टेंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑफ द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर इन स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर. कुछ नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन है एक टॉवर की टॉप से 2 पॉइंट्स पे, एक तो बन रहा है 4 मीटर की दूरी पे, एक बन रहा है 9 मीटर की दूरी पे, ऐसे, ठीक है. And in the straight line with its complementary prove the height of the 66 मीटर. आपने हाइट निकाली 60 मीटर की. अब यहाँ पे उसने एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया हुआ, ठीक है. तो आप लोग ये क्वेश्चन जरा ट्राई करना, और अगर आपको लगता है ना कि इससे डिस्कस आपको कुछ सुनना है, कुछ मतलब आपको डिटेल में पढ़ना, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप स्टडी नॉर्म्स की ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको सारे इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक. और आप कमेंट करोगे, मेरी वीडियो को लाइक करोगे, तो मुझे बताओ कि अगर आपको इसको डिटेल में नोट्स चाहिए, आपको ऑनलाइन इसकी क्लासेस लेनी है तो मैं वो भी ले लूंगी. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. ये आ जाएगा आपका सर्कल चैप्टर. सर्कल में क्या है, पूरे सर्कल में उसने डिस्कस किया हुआ है 2 चीजें, एक सेकंड के बारे में, एक टेंजेंट के बारे में, ठीक है. ये आ गया रेडियस, ये सेकंड आ गया, ये आ गया आपका डायमीटर, और डायमीटर ये सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट आ गया, ये आ गया आपका रेडियस. तो रेडियस जो है टेंजेंट के साथ मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाता है, द हेल्प ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है. ये 90 डिग्री का एंगल उसने बनाया. जैसे पहला क्वेश्चन वो बोलेगा क्या, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर एट पॉइंट Q so that OQ 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ इज, आपने PQ की लेंथ निकालनी है यहाँ पे. जैसे एक सर्कल उसने दिया, ठीक, एक टेंजेंट PQ है एट ए पॉइंट P, जैसे ये P पॉइंट सर्कल पे है, PQ एक टेंजेंट है, ये Q आ गया, ठीक. इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, थ्रू द सेंटर एट ए पॉइंट Q so that OQ जो है, OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर. आपने PQ की लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, बस. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है. पहले आपने लिखना क्या है कि एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन दे दो, क्या रीजन दोगे आप रीजन दोगे कि रेडियस जो है टेंजेंट के साथ मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाता है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये 90 डिग्री का हो गया, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और आपका PQ का डिस्टेंस निकल जाएगा. दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो टेंजेंट जो है जब पैरेलल, वो जो ड्रॉ होते हैं आपस में, तो वो क्या हो जाते हैं, वो पैरेलल होते हैं. अब कैसे, मैंने जब ये ड्रॉ किया, मैं क्या करूंगी, डायमीटर ले लूंगी, ये सेंटर पॉइंट आ गया O, इसका नाम दे दूंगी PQ, इसका दे दूंगी AB. मुझे PQ को AB के पैरेलल करना है.
तो मैं ये वाला एंगल इसके बराबर करूंगी, हो सकता है। देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ मिलकर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बट बेसिकली these are the pair of alternate angle and alternate angles lie between the parallel lines. So PQ parallel to AB. बस इतना सा है. In figure XY and X dash Y dash two parallel tangents. अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना. उसने बोला है कि एक सर्कल है, दो पैरेलल टेंजेंट्स XY और X dash Y dash, ठीक है. Are two parallel tangent to a circle X with center O and other center O. Another tangent AB, एक और टेंजेंट जा रहा है AB, ये आ गया A, ये आ गया B. With the point of contact C, यहाँ पे point of contact आ गया C. Intersecting XY at A and X dash Y dash at B, prove that कि AOB is equals to कितना है ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री का, ये आ गया आपका 90 डिग्री. ये प्रूव कर. हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे. हम लोगों ने पहले इसको इसके कॉन्ग्रुएंट करना है, इस एंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट करेंगे. अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए, इन सारे एंगल्स को एंगल 1 2 के बराबर हो जाएगा, 3 4 के बराबर हो जाएगा. फिर जब कंप्लीट एंगल लेंगे तो इनका सम 180 डिग्री के बराबर हो गया, तो एक दूसरे की वैल्यू उसमें पुट करके 90 में निकल जाएगा मजे से. पर ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला और ये वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल. ठीक है, एक जो ट्राइंगल है उसके अंदर सर्कल है. एक ट्राइंगल है ना, उसके अंदर क्या है? सर्कल है. ये आ गया सर्कल. ए बी सी, ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे मैं दे दूंगी डी और एफ, और ये आ गए इनके रेडियस. ऑब्वियसली ये 90 डिग्री के होंगे, ये टेंजेंट बना रहे हैं. ठीक, अब वो बोल रहे हैं कि रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसका भी और इसका भी. Side BD and CD in which BC is divided by point of contact D are of the length of 8 cm. अब point of contact D पे जो काट रहा है ना, BC को काट रहा है, BC को D काट रहा है, ठीक है. Of length 8 cm and 6 cm respectively is divided by point of contact D length. से BD को काट रहा है 8 और CD को काट रहा है 8 आ गया, ये 6 आ गया. ध्यान से देखना, ये अगर 8 आ गया BD, CD आ गया 6. अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम सेकंड क्या बोलता है वो, कि एक जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है वो बाहर से इक्वल टेंजेंट बनाता है. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. तो BD इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा E, BD इक्वल टू BE यानी ये भी 8 होगा, और CD इक्वल टू CF यानी ये भी 6 होगा. ठीक है. अब मुझे लेट ये करना है कि ये x है और ये x है. तो ऐसे आप लोगों ने यहाँ पे जो है हीरोन्स फार्मूला यूज होगा जो आपने 9th में पढ़ा था, उसके थ्रू आपने x की वैल्यू निकाली. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, इसको स्किप करने की मत सोचना. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर. आपने बताना है कि एक जो है ना ये क्वाड्रिलेटर है, ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब ये आ जाएगा. ठीक है, और अपोजिट साइड यानी आपने क्या करनी है, इसकी अपोजिट साइड के एंगल को इक्वल करना है. ये वाला ये ऐसे और तो ए दे देना बी सी डी एफ एच. ठीक है, यानी इन सबको आपका आ जाएगा जैसे ए बी सी डी. आपने क्या करना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी को आपने 180 डिग्री. बहुत इजी है. अगर मैं ये दो एंगल्स को आपस में इक्वल कर दूं ना, तो मैं इनकी वैल्यूज दूसरे में पुट करके इसको 180 प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि कंप्लीट एंगल जो बनेगा इसका वो 360 डिग्री के बराबर हो. सो गाइस ये थे सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस. नेक्स्ट है एरिया रिलेटेड टू सर्कल. एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको जो 2-3 फॉर्मूला, एक तो सेगमेंट से रिलेटेड फॉर्मूला, जैसे सर्कल आ गया,
अगर तो वो कॉर्ड के थ्रू नहीं बन रहा है तो वो क्या आ जाएंगे आपको, सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, ये माइनर आ गया और ये मेजर आ गया। ठीक है, इनके अलग अलग फॉर्मूले जैसे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, क्या, और उसका क्या आ जाएगा मेजर का, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको सर्कल जो है वो कॉर्ड के थ्रू निकालने के लिए बोला हो तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ये थीटा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ थीटा माइनस 360 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका फॉर्मूला 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपका राइट एंगल बन रहा है तो उसका फॉर्मूला कुछ और बनेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट बन जाएगा। ठीक है, सो आपको दिए सिर्फ यही फॉर्मूला, यहाँ तो इक्विलेटर मैक्सिमम टाइम इक्विलेटर ट्राइंगल ही बनता है ये बीच में, यहाँ पे 60 डिग्री अगर उन्होंने एक एंगल दे दिया होगा ना तो बाकी दोनों भी 60-60 निकल जाएंगे आपके। क्लियर, क्योंकि यहाँ से भी रेडियस, ये भी रेडियस है तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा, तो ये 60 और ये भी 60, तो इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब जब क्वाड्रेंट बोला तो क्वाड्रेंट कितने, क्वाड्रेंट का जो होता है वो एंगल कितने डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। अगर आप लोगों ने 9th में ग्राफ अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसमें क्वाड्रेंट 4 होते हैं ग्राफ में, तो हर क्वाड्रेंट का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtended an angle of right angle at a center, find the area of corresponding minor segment and major segment। पाई की वैल्यू इसमें वो लेनी है जो उन्होंने बोली होगी, खुद से नहीं। अगर एक रेडियस 10 सेंटीमीटर बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है सेंटर में, आपने माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एंगल निकालना है। वही ट्राइंगल मैं बोल रही हूँ आपको, यहाँ पे उसने एंगल कितना दिया हुआ है, फाइंड द एरिया अकॉर्डिंग, हाँ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एंगल, अगर एंगल निकालना हो तो वहां पे 360 डिग्री के साथ उसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ साइड को, तो आपका एंगल निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एंड एंगल कितना 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों जो एंगल बनेंगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आपने लेंथ निकाली आर्क की, अब जब लेंथ की बारी आई वहां पे 2πr का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, और अगर मेजर का निकालना है तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ द, और एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, और कॉर्ड से जो एरिया निकलेगा यानी माइनर का वो आपने निकालना। एक कार हैज 2 वाइप्स, कार की कितनी वाइप्स है, 2, ऐसे वाइपर्स होते हैं ना उसके फ्रंट मिरर पे लगे, फ्रंट में लगे हुए, इससे शीशा साफ करते हैं हम लोग। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ 60, अब हर किसी का ब्लेड कितना है 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, थ्रू एन एंगल, एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है 115 डिग्री दोनों का। फाइंड द एरिया क्लीन एंड ईच स्पेस, आपने एरिया क्लीन बताना कितनी डिग्री का, अगर यहाँ पे 150 डिग्री का बन रहा है तो मजे से एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी ये आ जाएगा आपका माइनर सेक्टर का फार्मूला। यहाँ देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे ना तो मेजर और माइनर सेक्टर में डिफरेंस निकाल पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। ये कार वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ है भाई, ओवरलैपिंग वाला। लास्ट राउंड टेबल कवर से, राउंड टेबल है उसके ऊपर कवर बिछाया हुआ है, तो कुछ इस तरीके से कवर बिछाया हुआ है उसको। आज 6 इक्वल, यहाँ पे 6 हैं 3, हाँ ठीक है। अश्विनी तो द रेडियस ऑफ कवर इज 27, कवर का रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर एरिया निकल रहा है तो ये कॉर्ड बन गया हमारा, तो ये सेगमेंट का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे सेगमेंट का फॉर्मूला जब लगाओगे माइनस सेगमेंट का तो उसकी मल्टीप्लाई कर देना 0.35 से, तो आपका क्या निकल जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगी। ये था एरिया रिलेटेड टू सर्कल का फॉर्मूला क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ये क्वेश्चंस हैं। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, एक कोन जो है वो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। ठीक है, जिसका सेम रेडियस है, रेडियस अगर इसका भी 3.5 है, इसका भी 3.5 होगा, सबका रेडियस 3.5 है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय अगर 15.5 है तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकाल लिया आप। इसके आपको क्वेश्चन को पढ़ के आपको डायग्राम बनानी पड़ेंगी। डायग्राम जब आपने एक बार बना दी
तो क्वेश्चन निकालना इजी हो जाएगा। अगर अलग अलग आप निकालो ना इसके एरिया, जैसे कोन का अलग निकालोगे, हेमिस्फेयर का अलग निकालोगे और बाद में इसको प्लस कर दोगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, फॉर्मूलाज अप्लाई करना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है मेडिसिन कैप्सूल वाला क्वेश्चन है, इसमें तो एक सिलेंडर को उन्होंने स्टक करा हुआ है 2 हेमिस्फेयर के साथ, ठीक। अब उसने बोला था एंटायर कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर और डायमीटर 5 मिलीमीटर। आपने इसका सरफेस एरिया निकाला है, तो हेमिस्फेयर मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि हेमिस्फेयर का जितना रेडियस होता है ना, हेमिस्फेयर का जितना रेडियस होता है वो उसकी हाइट के बराबर होता है, इक्वल्स टू हाइट ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि उसकी हाइट तो होती नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर मुझे सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालनी है तो उसमें से मुझे हेमिस्फेयर का रेडियस माइनस करना पड़ेगा। मैं उसमें से इसका रेडियस माइनस करूंगी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया निकाल लेंगे। इस टॉयलेट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। अब कोन है, हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा है, ठीक है। कोन किसके ऊपर खड़ा है, हेमिस्फेयर पे, ऐसे कोन किस पे खड़ा है, हेमिस्फेयर पे, और दोनों का ही 1 सेंटीमीटर हाइट भी सब कुछ 1 सेंटीमीटर है। आपने इसको पाई की फॉर्म में निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और हेमिस्फेयर का कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर और 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो दोनों को प्लस करेंगे तो वहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, उसको पाई की फॉर्म में, यानी पाई की वैल्यू आपने पुट नहीं करनी है। जब आपको उसने बोल दिया कि पाई की फॉर्म में इसको रेडियस निकाल, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो पाई की वैल्यू आप पुट नहीं करो। नेक्स्ट है आपका एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप इज अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप है वो 30% उसकी वॉल्यूम का, यानी अगर उसका वॉल्यूम जितना भी होगा, से फॉर एग्जाम्पल अगर 400 उसका वॉल्यूम है तो शुगर सिरप कितना होगा 30/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 120 उसमें उसका शुगर सिरप होगा। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन की शुगर सिरप निकालनी है जो कैसे हैं, सिलेंडर है और उसको हेमिस्फीयर लगाओ, यहाँ पे गुलाब जामुन आ जाएंगे। और लेंथ दी हुई है उसने, लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर पूरे के पूरे गुलाब जामुन की, और डायमीटर 2.8 दी। तो जाहिर सी बात, जैसे मैंने बोला कि अगर जब रेडियस निकालेंगे 1.4 तो 1.4 यहाँ से माइनस करेंगे, यानी 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 करेंगे, आ जाएगा 5 माइनस 2.8, ठीक है। तो 2.2 आपकी हाइट आ जाएगी किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की। फार्मूला लगाओ, निकालो, मजे से निकलेगा, ठीक। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक, स्फेरिकल ग्लास वेसल है, सिलेंड्रिकल नेक है उसकी, तो ये सिलेंडर की फॉर्म में हो गया। इसका डायमीटर 8 मीटर लॉन्ग है ये और 2 मीटर इसका डायमीटर। अच्छा, फिर वो बोल रहा है स्पेरिकल का जो डायमीटर है वो 8.5 है, 8.5 इसका आ गया। जब एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करा तो उसने कहा कि आंसर भाई इतना आता है। हमने चेक करना है क्या यह आंसर सही है, जबकि पाई की वैल्यू उसने कितनी बोली हुई है 3.14 लेने के लिए बोली हुई। तो सिंपल सी बात है, सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियस निकाल के, फिर स्पेरिकल का निकालेंगे, बस वहां से हमें इसका पता लग जाएगा कि ये सही बोल रहा है कि गलत। इसमें आपको क्या करना है सरफेस एरिया में, इसमें आपको रखना है होल्ड इसके फार्मूलाज पे, एरिया का फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला, स्लैंट हाइट का फार्मूला, लेंथ का फार्मूला, हाइट दी हुई है उसका फार्मूला, फिगर पे होल्ड रखना है आपको। क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना आना चाहिए, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बोला, इस चैप्टर में भी। क्या नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स। भाई स्टैटिस्टिक्स का क्या है, आपको स्टैटिस्टिक्स में आपको मैक्सिमम क्या पूछा जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला पूछेंगे 1-2 मार्क्स का, मीन का फॉर्मूला। क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स का सिर्फ एक ही आएगा, अगर लेंथी कोई क्वेश्चन आया वो एक ही आएगा। मोड का फॉर्मूला, वो तीनों में से उठा के कोई एक क्वेश्चन दे देंगे आप, लेकिन फॉर्मूलेस आपको दोनों पता है। मीडियन मीन के मुझे पता है 3 मेथड्स हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और वो वाला शॉर्टकट मेथड जो भी है आपका, ठीक है। डायरेक्ट मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है। तो उनमें से आपको किसी भी एक क्वेश्चन से, किसी भी एक मेथड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, लेकिन वो मेथड उन्होंने पर्टिकुलरली बोला होगा वहां पे कि आपने इसी पर्टिकुलर मेथड से ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन जो है उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने मिसिंग टर्म निकाले, तो इस केस में मिसिंग टर्म आपने निकालनी, एफ की वैल्यू करनी है
ठीक है, तो ये आपको मीन के फॉर्मूले से मिला। अब यहाँ पे उसने नहीं बोला तो डायरेक्ट मेथड से आप मीन निकाल सकते हो। जब मीन आपको पता है डायरेक्ट मेथड लगाओ और आप लोग एफ की वैल्यू निकालो, सिंपल हो जाएगा। यहाँ से मिड पॉइंट निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो और एफ एक्स निकालो। ठीक है, पहले आप क्या निकालोगे, ये एफ आ गया हमारा, इसका एक्स निकालोगे, इन दोनों का डिवाइडेड बाय 2 प्लस प्लस डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो एक्स निकलेगा और लास्ट कॉलम क्या आ जाएगा, एफ एक्स। क्या, जब एफ एक्स निकल गया आपका तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, एफ सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू द स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, गिव द मोड। यहाँ पे तो मोड निकालने के लिए उसने बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मोड निकालने के लिए बोला है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है आप लोगों ने, स्टैटिस्टिक्स में अगर गो थ्रू करना है ना आपने, तो एक मिसिंग टर्म की क्वेश्चन, मीन से रिलेटेड मिसिंग टर्म का क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए, मीडियन से रिलेटेड मिसिंग टर्म का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन, मीड और मीडियन का मिसिंग टर्म का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, या तो मीन का आएगा या तो मीडियन का आएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आएगा, या मीन का या मीडियन का। प्लस आपको छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया कि छोटे छोटे एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन उन्होंने देने हैं आपको, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। ऐसे ही आपका पूरा का पूरे 7 मार्क्स का ये है, 7 मार्क्स का आपने पूरा का पूरा चैप्टर उन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चन से कवर अप किया होगा। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। क्या है प्रोबेबिलिटी में, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की क्या होती है, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालेंगे उसके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ठीक है, ये आ गया। उसके साथ उन्होंने क्या दिया होगा, यहाँ से जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइसेस के बीच में ही दिया होता है उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालना है। ए पिग्गी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन्स, 51 रुपी कॉइन्स एंड 22 रुपी कॉइन्स, 10 5 रुपी कॉइन। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that coin will be 50 पैसा coin or will not be 50 पैसा coin? देखो फॉर्मूला यही लगना, ठीक है, फॉर्मूला यही लगना है आपका। अब यहाँ पे विल भी बोला है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का लग जाएगा, विल नॉट भी बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का लगेगा, बस कुछ भी नहीं है। ए डाई इज थ्रोन, डाई कौन सा है जिसमें 6 आउटकम्स होते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब प्रोबेबिलिटी में आउटकम्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, 2 3 और 5। ठीक है, 3 प्राइम नंबर्स आ जाएंगे तो 3/6 आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, और नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो 2 और 6 के बीच में 3 नंबर है तो 3/6 अगेन। ठीक है, और ऑड नंबर्स यानी 1 3 5 है तो 3/6 अगेन, यानी अगर इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे यानी लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2। ठीक है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद दे 132। अगर डिफेक्टिव पेन 12 है और गुड पेन जो है वो कितने हैं 132, टोटल पेन कितने हो जाएंगे 144। ठीक है, यानी टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 144। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। देखने भर में नहीं पता लगेगा कि वो सही है या खराब। वन पर्सन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, एक पर्सन निकाला, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड, आपने देखना है कि वो गुड हो, तो 132 डिवाइडेड बाय 144। क्वेश्चन सिर्फ घुमा के लिखा है, आंसर वही है, फॉर्मूला वही चल रहा है, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट्स इट। ठीक है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक कार्ड, कौन सी कार्ड्स यहाँ पे आपके प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कितने कार्ड्स हो जाएंगे उसमें 52 कार्ड्स हो जाएंगे। ये बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। किंग जो होता है उसके 4 कार्ड होते हैं, 2 रेड के होते हैं और 2 होते हैं ब्लैक। ठीक है, अच्छा
इसने हमें प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 2 रेड कलर की, यानी 2 आ जाएंगे, 2/52। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए, 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52। उसी तरह से फेस कार्ड, फेस जिस जिस पे बना होता है, एक किंग पे बना होता है वो 4 होते हैं, क्वीन पे बने होते हैं 4 होते हैं, और जैक पे बने होते हैं वो भी 4 होते हैं, तो कितने हो गए, 12, यानी 12/52। फेस कार्ड का कितना आ गया, 12/52। क्लियर। अब रेड फेस कार्ड, अब मुझे पता है इसमें से 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक, इसमें भी 2 रेड होंगे 2 ब्लैक, और इसमें भी 2 रेड होंगे 2 ब्लैक, तो 2 4 6 यानी 6/52। ठीक है। जैक ऑफ हार्ट, जैक का हार्ट कलर का कार्ड एक ही होगा, यानी 1/52। और स्पेड, स्पेड हो गया पान के पत्ते वाला कार्ड जो होता है ना, वो ओवरऑल पूछा उसने, उसने कोई मेंशन नहीं किया कि एस का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, किंग का है या क्वीन का है। तो स्पेड 13 होते हैं तो 13/52 आ जाएगा। क्वीन ऑफ डायमंड वो भी 1 ही होगी, 1/52। ये क्वेश्चन है आपके। तो गाइज ये थे आपके प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन जो आप लोगों को आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आई हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि फार्मूलाज पे होल्ड रखिए, आपका फार्मूलाज पे उन्होंने मैक्सिमम मल्टीपल चॉइसेस पूछे होते हैं। देखो मल्टीपल चॉइसेस आपके 10 या 15 होंगे, ठीक है, अगर वो आपके सही हो गए ना तो आप सिक्योर जोन में आ जाते हैं। फिर आपके बचे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं ना उस पे आप लोगों को इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो जो जिसपे आपको अच्छा होल्ड है। जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स आ गए, रियल नंबर्स आ गया आपका, पॉलिनोमियल्स आ गया आपका, प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों से आप लोग स्कोर कर सकते हो, स्कोरिंग आप लोगों ने ही बनाना है। बाकी मेरी वीडियो से आपको 101% फायदा होगा। इस वीडियो को आप क्या करिए, आप अच्छे से गो थ्रू करिए, ठीक है। और अगर इसका डिटेल में आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करिए स्टडी नॉर्म्स की, उस वहां पे आपको डिटेल में इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मेरे ये आपको वीडियो किस तरह लगी। एक बात दूसरी, अगर कोई डाउट आती है तो भी बताइए, मैं इसके सॉल्यूशंस भी आप लोगों को करवाने के लिए तैयार। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो को लेके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।